नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मशक के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है अस्त्र धारण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। क्या था? अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी कहाँ थी? मशक थी। इसकी राजधानी जो है मशक थी। मशक जो है इसकी राजधानी थी और राज्य क्या था? अश्वक था। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। समस्त स्त्रियों को सिकंदर ने क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वीर पुरुष जो है वीर राजा पोरस था। कौन था? जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है। पुरु अथवा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य था। किसके? झेलम और चिनाब नदी के मध्य था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न यदि आता है कि पुरु का राज्य किन नदियों के मध्य था तो आप लोग बताएंगे झेलम और चिनाब नदी के बीच था। सिकंदर के ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। कहाँ? झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उससे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए। नेक्स्ट, सैंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोर्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। सैंड्रोकोर्स की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने। कौन? एरियन तथा प्लूटार्क। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। किस रूप में? एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। यानी एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो अभिलेख जो है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख ने आनर्त और सौराष्ट्र। कहाँ पे? आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के विरुद्ध त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी? तो अशोक। दोस्तों जो ध्यान रखिए, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का सदाचार का धर्म था, यानी व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब करें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट,
अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों जो है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर दी थी। देवानाम प्रिय की पहचान कहाँ से कर दी थी? सिंघल के राजा ध्यान रखिए, सिंघल के राजा तिस से कर दी थी। किससे? तिस से कर दी थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुसूची दीप वंश तथा महावंश में, किसमें? दीप वंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की कर्नाटक से 1915 ईस्वी में मास्की कहाँ से? कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में दोस्तों। जो ध्यान रखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनी ने यानी 7 भागों में वर्णित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6ठा निरीक्षक एवं 7वां मंत्री के रूप में मेगास्थनी विभाजित किया था। मेगास्थनी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। ये ध्यान रखिए दोस्तों, मेगास्थनी जो दास प्रथा का भारत में प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की, ये दामन है, प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। रुद्रदामन 130 से 150, ध्यान रखिए, रुद्रदामन 130 से 150 का समय था। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यानी अशोक की 14 प्रज्ञापनों तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हैं। स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्या है? ये विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। कहाँ पे? ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के, क्या मुख्य उद्देश्य था? सुदर्शन झील के बांध, यानी सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। नेक्स्ट, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर वर्षों में है? तो 135 वर्ष का अंतर है। वर्तमान में तिथि व वर्ष के लिए ग्रेगोरियन, कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर, कितने? 57 जोड़ देने पर दोस्तों जो है विक्रम संवत प्रारंभ होता है। विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। अर्थात 2000 विक्रम संवत 2014 प्लस 57, यानी 2014 प्लस
57 यानी 2071 तथा शक संवत 2014 माइनस 78 बराबर 1936 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 135 वर्ष का है। नेक्स्ट ध्यान रखिए दोस्तों, पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस प्रथम था, जिसका शासनकाल 522 से 486 ईसा पूर्व था। इसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के स्वराज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 ईस्वी में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो है जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। कितने हैं? 52 सेकेंड है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। किस देश के? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में, कहाँ पे? भाग 4 में, संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित है। 36 से 51 में उपबंधित है। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिए तो भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें अब 4 अतिरिक्त भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 से, यानी भाग 4 का में 9 का नगरपालिका से, 9 का नगरपालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन 1993, 74वें संविधान संशोधन 1993। 9 का सहकारी समितियाँ 97वें संविधान संशोधन, यानी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9 का 2011, कब? 2011, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 14 का अधिकरण ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। और भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार यद्यपि अब इसमें कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, यानी कब? 52वें संविधान संशोधन 1985, कब? 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ज्ञातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन, यानी 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, कब? 2003 के द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना है, यानी मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना है, जो कि जिसका संशोधन 91 संविधान संशोधन
2003 में किया गया। नेक्स्ट पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दोस्तों जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 से 243 तक 243 से 243 तक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों जो है अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषणा कर देता है, यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, ऐसा राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है या असम राज्य में होती है। कहाँ पे? असम राज्य में होती है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का दोस्तों जो है 91.07% हिस्सा पैदा करता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पे? हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। कौन सी नदी? ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी? 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर है। ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी या विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में, इसका निर्माण कब? 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। श्री गंग सिंह ने कराया था। ये कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास 30 मार्च 1958 को, कब? 30 मार्च 1958 ईस्वी को इसका शिलान्यास किया गया था। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। हरिके बांध है। हरिके बांध सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिए, कामरूप नगर जो है इसी नदी पर यानी कपिली नदी पर ही स्थित है। कपिली नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट, निम्न भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी दोस्तों जो है एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलीकृत है जहाँ एक या एक से अधिक नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। एक या एक से अधिक नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। वैसी नदियों के मुहाने पर जहाँ ज्वार भाटा नहीं आते, कहाँ? वहाँ पे ज्वार भाटा नहीं आते हैं। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण तलछट के जमाव के कारण होता है। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरी ओर ज्वारी मुख्य नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस है। सबसे बड़ी एस्चुरी जो है कौन सी है? एस्चुरी सेंट लॉरेंस के द्वारा बनाया जाता है। सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बनाया जाता है। जबकि भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा तथा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ दोस्तों जो भारत में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।